हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एंटी ग्रेड के संबंध में हम बात करने लग रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामेटिक फॉर्म्स की, है ना। ड्रामेटिक फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मतलब ड्रामा के फॉर्म्स। ड्रामा किस किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, आज के समय में यदि आप ड्रामा को देखें तो ड्रामा के कई रूप हैं। यदि आप पुराने समय में झांक के देखेंगे तो मुख्यतः ड्रामा दो ही प्रकार के हुआ करते थे। पहला कॉमेडी, दूसरा ट्रेजेडी। ठीक है, जिनका विवरण हमें एरिस्टोटल की पोएटिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी कारण चूंकि एंशियंट टाइम में जो ड्रामा के दो फॉर्म्स हुआ करते थे वो ट्रेजेडी और कॉमेडी मेनली हुआ करते, है ना। इस वजह से इनको इसी वजह से इनको क्लासिकल फॉर्म्स के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, देख, ट्रेजेडी की यदि बात की जाए तो ट्रेजेडी तो पता नहीं कब से चली आ रही है। यूरिपिडीज जैसे ऑथर हुए, है ना। यूरिपिडीज हुआ, रोम से ले लीजिए सेनेका हुआ, है ना, यंग सेनेका। साथ ही साथ में कई और भी ऑथर्स थे। सोफोक्लिस को ले लीजिए, एस चाइलस को ले लीजिए, तो वो सब ट्रेजेडी लिखने लग रहे थे। पर यदि आप ट्रेजेडी की थीम्स की बात करें कि पुराने समय में जो थीम्स हुआ करती थी मेजरली, वो किसी भी प्रोटागोनिस्ट का फेट हुआ, डेस्टिनी हुआ, ह्यूमन फ्लॉज हुआ, ये तीन चीजों को मेजरली मिडल में रख के कोई भी प्लॉट क्रिएट किया जाता था। और पूर्णतः प्रयास होता था जो कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, वो हाई क्लास से बिलोंग करे। कुल मिला के एलीट क्लास से, रॉयल क्लास से होना चाहिए, तब जाके लोगों के अंदर पिटी की भावना आएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप अभी बहुत रिच हैं, ठीक है, बहुत रिच हैं, एकदम से पुअर हो जाते हैं, परिवार में भगवान न करे ऐसा हो, कोई शांत हो गया है ना, इन्हीं बेकार कंडीशनों के चलते तो आपके अंदर पिटी और फियर की भावना अच्छे से जागृत होगी। वहीं यदि कोई व्यक्ति पहले से ही गरीब है, कुल मिला के वही वाली बात कि मरे को भी क्या मारो, जो पहले ही कमजोर है, पहले ही परेशान है, यदि उसको मेजर लीड कैरेक्टर बना के कोई भी ट्रेजेडी लिखोगे तो भावों का उतना ज्यादा इन्वोकेशन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमेशा जो एंशियंट प्ले राइट्स हुआ करते थे, जो क्लासिकल प्ले राइट्स थे, वो हमेशा हाई क्लास के प्रोटागोनिस्ट को चूज करते थे। और इसका विवरण जो दिया गया है वो एरिस्टोटल की पोएटिक्स में दिया। ठीक है, तो बस यही बात है। और एक बात आपको याद रखनी है, ये जो है हर कैरेक्टर का अपना एक ट्रेजिक फ्लॉ होता था। मेन कैरेक्टर कैरेक्टर कोई भी ट्रेजेडी का, है ना। उदाहरण के तौर पे यदि आप शेक्सपियर को उठा के देख लें, आज के समय से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मॉडर्न ड्रामा मान लीजिए, एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, शेक्सपियर के कई प्लेस हैं, है ना। ट्रेजिक फॉल होता है किसी भी कैरेक्टर की खुद की कोई एक ऐसी गलती जिसकी वजह से, मतलब उसकी ये कंडीशन हुई है, उसकी कंडीशन बदतर हुई है, कोई उसका एक एक कह सकते हैं कोई एक ऐसा विशेष उसका गुण जिसकी वजह से उसका ये सब हुआ है ना, परेशान हुआ है, डाउनफॉल हुआ है ना, मतलब बर्बाद हो गया कुछ इस प्रकार से। तो यदि देखा जाए ट्रेजिक फॉल, जिसको कि हमर्शिया बोला जाता है ना, एरिस्टोटल ने बोला है। तो कई प्लेस हैं, जैसे शेक्सपियर के प्लेस को उठा के देख लीजिए, जैसे हैमलेट को उठा के देख लीजिए। तो जो उसका हमर्शिया था वो था इनडिसिसिवनेस, मतलब वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि अपने अंकल को मारे नहीं मारे, एग्जीक्यूट करे नहीं करे, है ना। वहीं से अपने सॉलिलॉकी देखी होगी, टू बी और नॉट टू बी। वहीं यदि आप थोड़ा सा और आगे चलें, अन्य एग्जाम्पल्स उठा के देखें, तो उसमें आपका मैकबेथ आ जाता है। अब मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था, वो ओवर एम्बिशियस हो गया था, जिसकी वजह से उसने किंग डंकन का मर्डर कर दिया। समझ रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार ओथेलो में देख लीजिए, उसने निर्णय लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अब देखेंगे शेक्सपियर की वैरायटी की, एक व्यक्ति एक कैरेक्टर ऐसा डिजाइन कर रहा है जिससे जो पढ़ने वाला है, रीडर है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अब एक्शन लेगा, अब एक्शन लेगा, अब एक्शन ले रहा, वो एक्शन ले ही नहीं रहा, और इतना बड़ा ड्रामा लिख दिया हैमलेट। वहीं ओथेलो को देखें तो
बिना सोचे समझे तुरंत उसने डेस्डिमोना को एग्जीक्यूट कर दिया। एक ही व्यक्ति किस प्रकार से दो कॉन्सेप्टों को बना रहा है, ये देखिए, दो अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर। एक ऐसा जो निर्णय नहीं लेना चाहता, एक ऐसा जो बिना सोचे निर्णय ले रहा है ना। अब इसी के साथ थोड़ा और आगे चले तो किंग लियर हो गया आपका। किंग लियर में ओल्ड एज फ्रोबेलिटीज हुई है ना, मतलब एक व्यक्ति जो बूढ़ा होकर सिनाइल हो जाता है, तो वो उसका हमर्ष्य था। तो कुछ इस प्रकार से कुल मिला के जो ट्रेजेडीज होते हैं वो दर्शाते हैं प्रोटागोनिस्ट की डेथ और डाउनफॉल को, ठीक है। और ये मेनली ड्रिवन होते हैं, इनके प्लॉट वो होते हैं फेट, डेस्टिनी, ह्यूमन फ्लॉस। अब यदि डेस्टिनी की बात करो तो आप ऑडिपस रेक्स को देख लीजिए, सोफोक्लिस ने लिखा है ना, एंशिएंट प्ले राइट है। तो उसमें आप देखिए उसकी जो क्या बोलते हैं उसका, ऑडिपस रेक्स थ्रू आउट लाइफ उस इंसिडेंट से बचता फिर रहा था कि मैं कैसे भी करके मेरी जो भविष्यवाणी की गई है वो सच ना हो, अंत में वही सच हो जाती। तो कहीं ना कहीं उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन वहां रोल प्ले कर रही थी डेस्टिनी। बिल्कुल इसी प्रकार होता है ना। एग्जाम्पल ये देखिए, ये हेमलेट हुआ है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये क्लासिकल फॉर्म्स में आते हैं, ट्रेजेडी हो गया। अब कॉमेडी, कॉमेडी में ह्यूमर पैदा करने के लिए हाई क्लास के आदमी को, वही बात है ना, हाई क्लास के इंसान से ट्रेजेडी बहुत अच्छी आएगी। और वहीं एरिस्टोटल कहते हैं जो लो क्लास का कोई भी व्यक्ति होगा, मतलब बहुत ज्यादा रिच नहीं होगा, मिडिल क्लास का व्यक्ति होगा, तो उससे कॉमेडी अच्छी आएगी। कोई राजा है, उसके साथ में 10 गार्ड्स चल रहे हैं तलवार लेके, फुल डिफेंस में, अच्छा कह सकते हैं क्लॉक पहना हुआ है ना, लवादा, एक विशिष्ट प्रकार का, मतलब एक कपड़ा कोट टाइप का मान लीजिए जो राजा महाराजा पहना करते थे। तो कोई वेल नरिश्ड है ना, वेल मैनेज्ड है, लोग साथ में, हथियार साथ में है ना, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कोई बड़ा आदमी जा रहा है। तो आपको उस पर मतलब मजाक की भावना आएगी, या फिर हंसी आपको उस पर आएगी, या एक ऐसा व्यक्ति जो उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है ना, उसके साथ 4 लोग नहीं है। तो सीधी सी बात है, एरिस्टोटल ने ये भी कॉन्सेप्ट पोएटिक्स में बताया था कि यदि आप कॉमेडी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कैरेक्टर हाई क्लास का नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा एरिस्टोटल कहते थे, वो अलग बात है। मॉडर्न टाइम में एडवांस गार्ड मूवमेंट के बाद में टोटल ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल वर्क्स लिखे गए। कोई जरूरी नहीं है कि हाई क्लास के से ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा किया जा सकता है ना। उदाहरण के तौर पर टेमिंग ऑफ द श्रू एक वर्क लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। उसमें क्रिस्टोफर फ्लाई या फ्राई करके ऐसा कोई बंदा था, वो एक्चुअली बहुत ड्रंकार्ड था, बहुत पीता था, है ना। तो एक बार एक राजा के आदेश पे सैनिक उसको रोड से उठा ले जाते हैं और ले जा करके उसको पैलेस में रख देते हैं। वो बेहोश होता है, बेहोशी की हालत में उसे नहला धुला के कपड़े वपड़े पहना के और रॉयल पैलेस में एक बेड पे लिटा दिया जाता है। अब उसको होश आता है 2 एक दिन बाद। जब उसको होश आता है तो वो स्वयं को पाता है बेड पे, और वो भी किंग के पे, ठीक है। उसके बाद में वो बोलता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उससे रिपीटेडली सैनिक ये कहते हैं कि आप हमारे राजा साहब हैं, ठीक है, और आपकी तबीयत खराब थी कुछ सालों से, तो आप कोमा में थे, कुल मिला के आपको होश नहीं था, आज आपको होश आया है, समझ रहे। तो वहां अब आप देखेंगे शेक्सपियर ने स्ट्रेंड को बदल दिया। वहां उसको हाई क्लास का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऑल्दो वो था नहीं, ठीक है, और उससे कॉमेडी बनाने का प्रयास किया, और इवन दो उसमें वो सक्सेसफुल हुई है। और इस कहानी का अर्थ केवल इतना सा है, किसी भी व्यक्ति से रिपीटेडली एक बात कही जाए तो वो व्यक्ति उस बात को एक समय आने पर मान लेता है, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही रिपीटेडली गार्ड्स ने क्रिस्टोफर फ्राई से कहा कि आप हमारे राजा हैं। तकरीबन कुछ दिन के स्ट्रगल के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया क्रिस्टोफर फ्राई साहब ने कि हाँ मैं राजा हूँ इनका, ऑल्दो वो थे नहीं। बाद में अनफोल्ड कर दिया जाता है तो वो मौकरी हो जाती है उसकी, है। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं, है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये लाइट हार्टेड होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, अंत इनका होता है भला, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये प्ले भी है ना शेक्सपियर का, ठीक है। कुल मिला के कॉमेडीज के अंत में हैप्पी मैरिजेस होती हैं, है ना, और आपस में लोग मिल जाते हैं जिनमें शुरुआत में खींचातानी चल रही होती, तो ये मेजर बेसिक थीम्स हैं।
अब ये डील करते हैं सोशल मैनर्स, सोसाइटी में जैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, है ना, जो उनका रहन सहन है ना, ऐसा। लव हुआ, मिस्टेकन आइडेंटिटीज हुआ। अब इसके एग्जाम्पल काफी देख सकते हैं। अब जैसे शेक्सपियर ने कई वर्क्स लिखे हैं मिस्टेकन आइडेंटिटीज के ऊपर। जैसे ड्रोमियो करके एक कैरेक्टर था, मेरे को ड्रामा का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, है ना। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, सोशल मैनर्स वाले जो सोशल मैनर्स को क्रिटिसाइज करें। लव रोमांस हो गया, है ना, कहीं किसी की स्टोरी बताई जा रही है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मर्चेंट ऑफ वेनिस को ले लीजिए, ट्वेल्थ नाइट को ले लीजिए, है ना। मिस्टेकन आइडेंटिटीज हुआ, सटायर हुआ, जहां सटायर दी जाती है। इसका एग्जांपल द क्लाउड्स बाय एरिस्टोफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको भूलना मत, ये कई बार पूछा है। द क्लाउड्स बाय एरिस्टोफेंस। एरिस्टोफेंस ओल्ड कॉमेडी के लिए फेमस है ना, ग्रीक प्ले राइट है, याद रखना। ये ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का है ही, जिसमें भेष बदल लेता है ना, लड़की भेष बदल लेती है। तो ये उसी की कहानी है। इसकी एक फेमस लाइन है, इफ म्यूजिक इज द क्योर ऑफ लव देन प्ले ऑन, है ना। अब ट्रेजाइक कॉमेडी क्या है? ट्रेजाइक कॉमेडी क्या होती है, सुनिए। एंशियंट समय में ड्रामा के मुख्यतः दो ही प्रकार चलते थे, पहला कॉमेडी, दूसरा ट्रेजेडी। तो ये ट्रेजाइक कॉमेडी क्या भला है? ट्रेजाइक कॉमेडी का श्रेय जाता है विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नए ड्रामेटिक फॉर्म का उदय किया, या कह सकते हैं बनाया, है ना। तो उसको ट्रेजाइक कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में विलियम शेक्सपियर का बहुत भारी क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि उन्होंने एक नया प्रकार बना दिया। इनका क्रिटिसाइज हुआ कि ये क्या है, आपने दो अलग अलग एंशियंट फॉर्म्स को मिला जुला के एक कर दिया। ऑल दो इनके डिफेंस में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फेमस लेक्सिकोग्राफर, जिन्होंने डिक्शनरी लिखी है इंग्लिश लैंग्वेज की, है ना, 1755 में। तो कुल मिला के ये डिफेंस में थे इनके, काफी सपोर्ट कर रहे थे। ये बोलते हैं कि दैट लाइफ इज कंसिस्ट ऑफ पेन्स एंड हैप्पीनेस, सो व्हाई वी कैन नॉट, आई शुड से, कंबाइन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन द वन। कहने का तात्पर्य ये है, जीवन दुख और सुख दोनों का मिश्रण है, तो ड्रामा में ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक सपोर्टिव कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का शेक्सपियर के लिए। कोई कहता कुछ भी रहे, कोई क्रिटिक कितना भी क्रिटिसिज्म करता रहे, जैसे आपके जीवी शो को देख लीजिए, जॉर्ज बर्नार्ड शो। जॉर्ज बर्नार्ड शो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे शेक्सपियर के फॉलोअर्स को, है ना। वो एक टर्म इस्तेमाल करते थे, वार्डोलेटाया, है ना। जैसे आइडोलेट्री होती है मूर्ति पूजा, ऐसी वार्डोलेटाया मतलब बार्ड की पूजा, और बार्ड बोलता था विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्रिटिसाइज करते थे लोगों को। वो कहते थे यदि शेक्सपियर को टावरिंग फिगर मान लोगे, उसी को हाईएस्ट पीक पॉइंट मान के बैठ जाओगे, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा। यदि आपने कोई लिमिट सेट कर रखी है तो फिर आप उससे ऊपर ही नहीं जाना चाह रहे, आप उसे आइडियल मान रहे हो। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो और सीखोगे, तो इसलिए क्रिटिसिज्म करते थे वो, है ना। ट्रेजिक कॉमेडी में मिक्स होता है सीरियसनेस और कॉमिक एलिमेंट्स का, है ना, ट्रेजिक सीरियसनेस और कॉमिक एलिमेंट्स का। और ये कभी कभी हैप्पीली एंड होते हैं, कभी कभी इनके जो अंत होते हैं वो क्लियर नहीं होते, मतलब अंत में क्या हुआ, भला हुआ बुरा हुआ प्रोटैगोनिस्ट के साथ, ऐसा। मर्चेंट ऑफ वेनिस बेस्ट एग्जांपल है ना। साइलोक इज माय नेम, एक इसी से नोवेल उठाया गया एक्चुअली, यहाँ से। साइलोक, साइलोक इसका मेन कैरेक्टर है। और कहीं ना कहीं वो अवधारणा को दिखाता है कि किस प्रकार क्रिश्चियन लोग ज्यूज से नफरत करते हैं, आइडियोलॉजी दिखाई गई है ना। उसके अलग अलग तथ्य हो सकते हैं, क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ा तथ्य ये है कि जीसस क्राइस्ट का जब क्रूसिफिक्शन हुआ था तो उसमें कोई ज्यू मौजूद था, उसका मेजर कारण ज्यू पीपल बनी थी, है ना। तो इसलिए तो कुल मिला के वही दिखाने का सब प्रयास किया है ना। ट्रेजिक कॉमेडी की हमने बात कर ली। फार्स की बात की जाए तो ये कोई बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा ही फॉर्म है ना। मतलब ये छोटे छोटे कह सकते हैं पार्ट्स में होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। जैसे ड्रामास आपने देखे हो, 100 पेज 150 पेज 200 पेजेस में होते हैं, वो अलग बात है। जो उनको मतलब कुल मिला के फार्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं कॉमेडी के, है ना। जैसे चार्ली चैपलिन को ले लीजिए, है ना।
और साथ ही साथ में आप ले सकते हैं मिस्टर बीन को, छोटी छोटी कॉमेडीज कॉमिक एलिमेंट्स है ना, तो उसको फार्स के नाम से पुकारा जाता है। फार्स की बात कर रहे हैं हम। फार्स, फार्स जो होता है वो एक्सेजरेटेड इम्प्रोबेबल सिचुएशंस को लेके फिजिकल ह्यूमर और स्लैपस्टिक के द्वारा होता है। मतलब ऐसे छोटे इतनी सी मूंछ रख ली, और फिर चलने का एक अलग ही तरीका, अलग तरह के कपड़े, बॉडी लैंग्वेज अलग तरह की है, कुछ ऐसी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके हंसी उत्पन्न करवाने के लिए, कॉमिक एलिमेंट डालने के लिए किसी भी ड्रामा के अंदर फार्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, जैसे इंटरल्यूड्स को डाला जाता है ऐसे। तो छोटी छोटी आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी फार्स पे, फार्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप कहीं भी देखेंगे तो वो अलग बात है, आप आइडेंटिफाई ना कर पाए, छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, है ना। जैसे किसी ने उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इतना बड़ा किसी ने बर्तन ले लिया पानी से भरा, वो ऐसे पीने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेजरेटेड चीज है ना। इम्प्रोबेबल सिचुएशंस हुई, जैसे आपने कई बार देखा हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फाल्स्टॉफ एक कैरेक्टर है, जो शायद मैं समझता हूँ विलियम शेक्सपियर के प्ले में है ना, जिसे कहीं ना कहीं मैरी बाइब्स ऑफ विंडसर में सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने दिखाया था। तो वो कहीं ना कहीं मतलब सर्टेन रिलेशनशिप्स में आ जाता है मैरिड वीमेंस के साथ। तो एक बार क्या होता है, आपने कई गोविंदा की मूवीज में भी देखा होगा कि हीरो जो है अपने ऊपर कपड़ा डाल के ऐसे छुप जाता है रूम में, फिर उसी जो उसकी जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं लव इंटरेस्ट है जो फीमेल है, उसका हस्बैंड आएगा और उसको कुर्सी समझ के उसी के ऊपर बैठ जाएगा, कुछ इस प्रकार के। तो ये इम्प्रोबेबल सिचुएशंस है ना। फिजिकल ह्यूमर मतलब बात करने का तरीका, है ना, हाथ पैर चलाना, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं, फार्स के अंदर आती है ना। अब जो मोलायर है ना, ये फ्रांस का एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट है, और ये फेमस है कॉमेडी के लिए, याद रखना है ना, रसायन है ट्रेजेडी के लिए, ये भी याद रखना। अब इसका जो फेमस वर्क है फार्स का, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है द इमेजिनरी इन वैली, है ना, याद रखना, कई बार पूछा जाता है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे काम आएगा, पढ़ा हुआ कभी बर्बाद नहीं जाता, इस बात को याद रखना। देख, अब हम बात कर लेते हैं रिलीजियस एंड मिडाइवल फॉर्म्स की, ठीक है। देख, एंशियंट ड्रामा की बात हमने तब कर ली, एंशियंट ड्रामा बहुत पुराना ड्रामा है, और उस ड्रामा में कॉमेडी और ट्रेजेडी मेनली प्रिवेल कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब जब समय के साथ आप आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच लोग थे आक्रमण कर दिया, है ना। तो आक्रमण करने के बाद में एंग्लो सैक्सन किंगडम वगैरह वो सब तबाह हो गए, है ना। तो फिर इंग्लिश का धीमे धीमे उदय होना एक बार फिर से शुरू हुआ। तो इस बीच दौरान में एंशियंट लोग बहुत एडवांस थे, उस जमाने में परफॉर्मेंस करवा रहे थे ड्रामास की। बीच के समय में एंशियंट के बाद में जैसे एस्चैलस वगैरह इनका टाइम हुआ, अरिस्टोटल अरिस्टोटल ये सब गए, तो इसके बाद में ये सारी चीजें एक तरह से थम सी गई। लिटरेचर कहीं ना कहीं विकसित अवस्था में नहीं था, रुक गया था कुछ समय के लिए। तो उसके बाद में एक बार फिर से, वो तो हम बात कर रहे हैं ग्रीक की, है ना, ग्रीस की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि अब बात करें इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, तो कहीं ना कहीं ड्रामा का उदय जो देखा जाता है वो रिलीजियस परफॉर्मेंसेस से जोड़ के देखा जाता है ना। इनको कई बार ड्रामा की मिडाइवल फॉर्म्स भी कह दिया जाता है, जो इंग्लिश में कहीं ना कहीं, शुरुआत में इंग्लिश में क्या होता था, इंग्लिश ड्रामास में, तो जो लोग होते थे, जो बिब्लिकल कहानियां हुआ करती थी, जो बाइबल की कहानियां हैं, उनकी छोटे छोटे हिस्सों में सेगमेंट करके, कुछ लोग जो चर्च के अभिन्न अंग हुआ करते थे, वही कैरेक्टर प्ले करते थे, जैसे एवेल हुआ, है ना, सैटन सैटन सॉरी क्षमा चाहूंगा, एडम ईव का लड़का। तो कुछ इस प्रकार से एडम ईव की कहानी दिखा रहे हैं चर्च के प्रोमाइसिस में, और जो कैरेक्टर्स प्ले किए जा रहे हैं वही चर्च के लोगों के द्वारा, है ना। तो एक फेमस कह सकते हैं एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसको लिटर्जी के नाम से जाना जाता था, और उस लिटर्जी प्रैक्टिस में किंग जज हुआ करता था, और बहुत सारे चर्च हुए करते थे, सब चर्च अपना अपना प्ले परफॉर्म करवाने के लिए आते थे, और अंत में उनमें से एक विजेता चूज कर लिया जाता था। तो ये मिडाइवल फॉर्म में होता था। इसमें समय के साथ धीमे 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 इम्प्रूवमेंट होने लगे। जो ड्रामा सबसे पहले कहीं ना कहीं चर्च प्रोमाइसिस में होने लग रहा था, वो धीमे धीमे चर्च प्रोमाइसिस से थोड़ा सा बाहर गया, है ना। शुरुआत में उसमें प्रोफेशनल एक्टर्स काम नहीं करते थे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं परमिशेबल नहीं था, है ना, परमिट नहीं करा गया था।
तो धीमे धीमे बाहर निकलने लगे समय के साथ, है ना, एक्टर्स नहीं होते थे, धीमे बाहर निकलने लगे, तो जो कंपनियां आने लगी, ड्रामा कंपनियां, ड्रामा कंपनियों का उदय हुआ। साथ ही साथ हम फिर उन्होंने फिर धीमे धीमे कैरेक्टर्स हायर करना शुरू किया, एक्टर्स हायर करना शुरू किया, है ना। इस प्रकार से ड्रामा डेवलप्ड स्टेज में आया। ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है जो मैंने आपको कुछ चंद शब्दों में बता दिया। मिस्ट्री प्लेस संतों की लाइफ के साथ डील करते हैं। मिरेकल प्लेस, क्षमा चाहूंगा, जो मिस्ट्री प्लेस है वो गॉड के साथ डील करते हैं, गॉड और गॉड की कहानियों के साथ। और वहीं जो मिरेकल प्लेस जो है वो सेंट्स की लाइफ के साथ डील करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने अक्षय कुमार का एक डायलॉग देखा होगा, बॉलीवुड एक्टर है, कि मिरेकल मिरेकल मिरेकल, वो बोलता है, आपने देखा होगा। तो वो कहीं ना कहीं मिरेकल जो है वो ह्यूमन लाइफ से डील करता है। वो अलग बात है कि सेंट से, जैसे ल्यूडस डी कैथरीना करके एक वर्क है ना। इवन आपको जॉफरी चौसर के कैंटरबरी टेल्स में भी एक वर्क देखने को मिलेगा, है ना। मोरलिटी प्ले हुए जो कहीं ना कहीं लोगों में मोरल वैल्यू डालने के लिए, उदाहरण के तौर पे एवरी मैन हो गया, है ना। और डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस हुआ, है ना। और साथ में ही आपके क्षमा चाहूंगा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एक और ऑथर को, बट ये दो बेस्ट एग्जांपल मैं समझता हूँ सफिशिएंट है। अब यदि बात की जाए रेनेसा और एलिजाबेथन फॉर्म्स की, देखिए, ट्रेजेडी कॉमेडी पहले से प्रिवेल कर रहा था। विलियम शेक्सपियर ने दोनों को मिला के ट्रेजिक कॉमेडी बना दिया। उसके बाद में हिस्टोरिकल प्लेस, और देखो ये जो रेनेसा का पीरियड है इसको मानना आप मिल्टन के अंत तक, ठीक है, जहां मिल्टन की डेथ होती है वहां तक आप रेनेसा का एंड मान सकते हो। बाकी एलिजाबेथ की बात की जाए तो उसका एक फिक्स पीरियड है, 1558 टू 1603, है ना। एलिजाबेथ का जो टाइम था 1603 तक, याद रखना, है ना। तो ये रेनेसा का टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ शेक्सपियर हुआ, क्रिस्टोफर मार्लो हुआ, इन लोगों ने लिखना शुरू किया, जैसे रिचर्ड हुआ, एडवर्ड थर्ड हुआ। इवन शेक्सपियर ने तो काफी लिखे हैं, एडवर्ड एट तक लिखा हुआ है ना। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे रिचर्ड थर्ड हुआ, है ना। अब इसमें क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस इन लोगों ने लिखना शुरू किया, है ना। और ये कहीं ना कहीं राजाओं की लाइफ को दिखाने का प्रयास कर रहे थे अपने वर्क्स के द्वारा प्लेस में, है ना। वो अलग बात है, कॉमिकल एलिमेंट्स डाल दिए जाते थे, जैसे रिचर्ड रिचर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड में फॉल स्टॉप का कैरेक्टर दिखाया था, है ना। अब वहीं मास्क की बात की जाए तो मास्क कोई ऐसा प्ले जिसमें गॉड एंड गॉडेजेस आए परफॉर्म करें, मतलब ह्यूमन लोग गॉड एंड गॉडेजेस के कैरेक्टर लेके, और म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुआ करते थे, उसमें डांस वांस करते थे, एलोगोरिकल होते थे, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते थे कुछ इवेंट्स को जीवन की, है ना। उसमें डांस होता था, म्यूजिक होता था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो अपनी डॉटर के लिए परफॉर्म करवाता है ना। तो उसमें वीनस वगैरह गॉडेस आती हैं, है ना, और वो परफॉर्म करती हैं फर्डिनांड और मिरांडा के लिए, है ना। टेम्पेस्ट में आपको मास्क देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जॉन मिल्टन का आप देख लीजिए, कॉमस, ये भी एक एग्जाम्पल है ना। कुछ इस प्रकार से अलेक्जेंडर डूमा ने भी लिखा हुआ है ना। अब बात करें यदि मॉडर्न और कंटेम्परेरी फॉर्म्स की, देखो मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी फॉर्म, ड्रामा पहले समय में अलग था, आज के समय में अलग है, ठीक है। ट्रेजेडी दिखा रहे हैं, कॉमेडी दिखा रहे हैं, वो पर ये नहीं दिखा रहे हैं कि समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गुजर रही है लोगों के ऊपर। जबकि अब इस समय की बात की जाए, मॉडर्न ड्रामा की बात की जाए, तो इसमें रियलिस्टिक ड्रामास का उदय हुआ, और इसका फादर माना जाता है हेनरिक इब्सन को। नॉर्वेजियन प्ले राइट है, इनके द्वारा लिखित एक फेमस वर्क है अ डॉल्स हाउस, है ना। ये बहुत फेमस है, नोरा हेल्मर की कहानी है। कैसे एक लड़की अपने घर को छोड़ के चली जाती उतावली होके, बिकॉज उसका हर एक डिसीजन उसका हस्बैंड लिया करता था। तो ये कह सकते हैं एक बहुत उस समय का ऐसा ज्वलंत ड्रामा था जिसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, क्योंकि उस समय पे बेस्ट में भी ये ट्रेंड नहीं था कि कोई भी फीमेल अपने हस्बैंड के एंटी चली जाए। तो इसके लिए प्रेज भी मिला, क्रिटिसिज्म भी मिला हेनरिक इब्सन को, है ना। हेनरिक इब्सन ने तो रियलिस्टिक ड्रामास लिखे, सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या लोग फील कर रहे हैं, परेशान हैं, कैसे परेशान है, क्या क्या परेशानियां हैं, है ना। तो रियलिस्टिक ड्रामा कुल मिला के इन चीजों के साथ डील करता है।
इसी कैटेगरी में एक और प्रकार को यदि आप देखने चलेंगे तो प्रॉब्लम प्लेस भी आ जाते हैं, इन्हें सोशल ड्रामा भी कह दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी की परेशानियां प्रॉब्लम्स को दिखाने का प्रयास करते हैं और इसको जोड़ा जाता है जीबी शो के साथ। इब्सन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। ठीक है, जीबी शो को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। याद रखना, भूलना मत, फैक्ट है, सामने वाला पूछ सकता है, अब कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो अब चूंकि ये भी एक सोशलिस्ट थे, सोसाइटी के बारे में बात करते थे जीबी शो, तो ये हाईलाइट करते हैं कहीं ना कहीं सोशल पॉलिटिकल और मोरल इश्यूज के ऊपर कंटेम्प्रेरी एरा में जीबी शो के। कई इन्होंने कई वर्क्स लिखे, जैसे मैन ऑफ डेस्टिनी हुआ, है ना, और साथ ही साथ में उन्होंने लिखा मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, जिसमें एक ऐसी महिला जो कहीं ना कहीं जिसमें फरोशी का कार्य करती है, और जो लोग बाहर उसका क्रिटिसिज्म करते हैं वही लोग एक फिक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में उसके यहाँ विजिट करते हैं। तो ये सोसाइटी के दो रूपों को दिखाने का प्रयास किया है जीबी शो ने। साथ ही साथ में कई और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आर्म्स एंड द मैन हुआ, है ना, उसमें कहीं ना कहीं युद्ध की व्यर्थता को दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे लोग आपस में लड़ जाते हैं, है ना, सैनिक जो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कारण क्या लड़ने का। तो कुछ इस प्रकार की थीम्स को लेकर उन्होंने लिखना शुरू किया, है ना। तो मैं आपको मेजर लीड कैरेक्टर्स बता रहा हूँ जो इनके साथ डील करते हैं। अब इसमें इसमें भी कई है, जैसे रियलिस्टिक, ये तो ड्रामा है लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच की बात की जाए तो गाय डी मोपसेंट हुआ, है ना, ऑनर डे बैल्जेक हुआ, ये लोग भी इनके साथ कहीं ना कहीं डील करते हैं इन कैटेगरीज के साथ, है ना। ये मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन इनिशिएट एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। मैं सबका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देता चल रहा हूँ, साथ ही साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। देखिए, अब बात की जाए एब्सर्ड ड्रामा की। एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है, सुनिए। एब्सर्ड ड्रामा कोई भी ऐसा ड्रामा जो लाइफ के मीनिंगफुल होने को चैलेंज करे। ठीक है, कुल मिला के लाइफ इज विदाउट एम एंड वट एवर वी आर डूइंग इट इज सेंसलेस, सो वी सपोज नॉट टू डिवोट आवर सेल्फ टू आवर लाइफ, जस्ट लिव द लाइफ एज इट इज एंड लिव इन प्रेजेंट। अब्सर्ड ड्रामा में ऐसी ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं, जब वर्ल्ड वार हो गया था तो वर्ल्ड वार के बाद में लोगों की पूरी उम्मीद गॉड से हट चुकी थी, बिकॉज पीपल ऑलवेज अज्यूम इफ देयर इज गॉड देन सर्टेनली ही विल डू गुड टू अस, है ना, यदि ईश्वर होगा तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा। जब वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत सारे लोग मरे, उसकी वजह से लोगों का फेथ डगमगा गया गॉड से। फेथ डगमगाने के बाद में लोग टोटली इरेशनल हो चुके थे, बिल्कुल उन्होंने सोचना ईश्वर के लिए बंद कर दिया था। और तब जाके वहां ऐसे समय पे एक ऐसी टर्म का उदय हुआ जिसको अब्सर्डिज्म कहते हैं, दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। ओके, तो अब ये कहीं ना कहीं इसने ब्रेक कर दिया कन्वेंशनल प्लॉट को, जो सिंपली डील करते थे लव लाइफ, है ना। अब जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह के ड्रामा हुए, है ना, जेलसी के ऊपर मान लीजिए बेस बना के लिख दिया। अब ये कहीं ना कहीं ये लेकिन अब्सर्ड ड्रामा ये मीनिंगलेसनेस को दिखाता है। अब इसके बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, सैमुअल बेकेट है, आयरिश प्ले राइट है, ऑल्दो ये ओरिजिनली लिखा था फ्रेंच लैंग्वेज में, याद रखना, वेटिंग फॉर गोडोट, बाद में ट्रांसलेट इन्होंने स्वयं ने इंग्लिश में किया। अब वेटिंग फॉर गोडोट एक ऐसी कहानी जिसमें दो व्यक्ति किसी गोडोट का इंतजार कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता गोडोट है कौन, गॉड है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, क्या है गोडोट, किसी को नहीं पता। किसी गोडोट का इंतजार कर रहे हैं, सुबह से शाम होती है, फिर सुबह से शाम होती है, फिर सुबह से शाम होती है, और हर बार वो यही कह रहे हैं कि गोडोट आने वाला है, गोडोट का इंतजार कर रहे हैं, हमें गोडोट का इंतजार करना है। जीवन में कुछ है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मिथ ऑफ सिसिफस ले लीजिए, कि आपने आपने एटलस देखा होगा, एटलस का एड देखा होगा, एटलस साइकिल के ऊपर एक चिपका रहता है, विशेष प्रकार का टैग होता है, आई डोंट नो क्या है। तो ऐसे कोई गोला है ना, पत्थर का, उसको ऐसे ऊपर की ओर धकेल रहा है कोई पहाड़ी पर, 45 डिग्री के एंगल की कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर ऐसे धकेल रहा है। तो आप उसको कितना भी धकेल लो, जैसे छोड़ोगे फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर धकेल के ले जाओगे, फिर नीचे आएगा, फिर धकेल के ऊपर लेके जाओगे। कुछ इस प्रकार की लाइफ है।
कोई मीनिंग ही नहीं है, कहने का तात्पर्य है ना। तो इसी प्रकार से ये वेटिंग फॉर गोडोट में दो व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, व्लादिमीर एस्ट्रागोन, किसी व्यक्ति के आने का, ये नहीं पता वो व्यक्ति है कौन, क्यों आ रहा है, इन लोगों को उससे क्या काम है। इस प्रकार के एब्सर्ड क्वेश्चंस के साथ, एब्सर्ड सिचुएशंस के साथ ड्रामा डील करते हैं एब्सर्डिज्म की। अब ये हुआ, अब देखोगे नोज हुआ, नोज निकोलोई गोगोल का, है ना, ये रशियन ड्रामेटिस्ट है ना, ऑथर है, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। तो इनने नोस लिखा है ना। अब इसमें कहानी है एक नाक की, जो एक व्यक्ति बार्बर के पास जाता है हेयर कट वगैरह करवाने के लिए, तो वहां से उसकी नाक उसे छोड़ के भग जाती है और वो डेवलप होने के बाद में एक ह्यूमन फिगर के जैसे बन जाती है, सूट वूट लगा के, हैट लगा के मार्केट में घूम रही है। अब इन चीजों का कोई तर्क है, कोई सेंस है नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं एब्सर्डिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ में जू स्टोरी देख लीजिए, अल्बर्ट एल्वी का है, अमेरिकन प्ले राइट है, अब्सर्डिज्म पे लिखते हैं, है ना। अब जू स्टोरी में एक कहानी ऐसी है, दो लोगों की, एक व्यक्ति संडे के दिन बैठ के अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति आता है, उससे कहता है आई हैव बीन टू द जू, कि मैं जू होके आया हूँ, और वो इसी आई हैव बीन टू द जू थ्रू आउट द प्ले कहता है। बिल्कुल उसी प्रकार वेटिंग फॉर गोडोट में एस्ट्रगन व्लादिमीर कहते हैं दैट वी आर वेटिंग फॉर गोडोट, लगातार कंटिन्यूस, ये नहीं पता नहीं कितनी बार बोलते होंगे, हजार तो यार भी बार बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार इसमें बार बार कहता है आई हैव बीन टू द जू, आई हैव बीन टू द जू, जेरी बोलता है ना, आई हैव बीन टू द जू, इस प्रकार से, ठीक है। तो कुल मिला के कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही सारा कुछ चलने लग रहा है, लाइफ सेंसलेस है, जो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। ये फिलॉसफी ये बताती है एब्सर्डिज्म की, ठीक है। और अल्बर्ट कैमू को फादर ऑफ एब्सर्डिज्म कहा जाता है, माना जा सकता है, वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं जीन पॉल सर्टर, जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी प्रणेता माना जाता है, उसको भी कई बार एब्सर्डिज्म से जोड़ के देखा जाता है ना। अब एपिक थिएटर क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देख, ये भी एक ड्रामा का फॉर्म है जिसका उदय हुआ जर्मनी में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस कराया थिएटर डायरेक्टर बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने, है ना। देखिए, आमतौर पे जो ड्रामास होते हैं उसमें लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, वो जाएंगे, बैठेंगे, शो को एंजॉय करेंगे, वापस आ जाएंगे, अंदर जाएंगे, इमोशनल परगेशन होगा, हंसेंगे, खेलेंगे, कुल मिला के बाहर के वर्ल्ड से टोटली डिटैच्ड हो जाते हैं, बाहर उनके जीवन में क्या हो रहा है वो सब भूल जाते हैं, अंदर जाते है ना, एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एक ऐसा फॉर्म जनरेट किया जिसको इपिक थिएटर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक टर्म होती है एलिनेशन इफेक्ट, ठीक है। व्यक्ति को एलिनेट होने से पूर्णतः रोका जाता है। इसमें इतनी टेक्नोलॉजिकल चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, भयंकर लाइट इस्तेमाल की जाएंगी, अंधेरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे व्यक्ति को ये आवाज होता रहे दैट वी आर लिविंग इन द रियलिटी, वी आर नॉट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, वी आर राइट नाउ इन द सेम वर्ल्ड विच वी ओरिजिनली बिलोंग टू, ठीक है। समझ आ रहा है कि हम उसी दुनिया के हैं जहां से हम बिलोंग करते हैं, और हम उसी दुनिया में अभी भी हैं। जबकि मूवी देखने जाओ तो इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, कहीं और जीने लगता है, किसी और की पूरी कहानी जीने लगता है। इस प्रकार से लोगों के अंदर भावना जागृत करने के लिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके इस व्यक्ति ने, बर्टोल्ड ब्रेस्ट ने, एक नया थिएटर का निर्माण किया जिसको इपिक थिएटर के नाम से जाना जाता है, और जर्मनी में हुआ था। और इसका मेजर केवल कारण यही था कि ये लोगों को जागरूक करना चाहते थे इस थिएटर फॉर्म के द्वारा, है ना। कुछ बेस्ट एग्जाम्पल जो बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने लिखे हैं, जैसे मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, है ना, साथ ही साथ में गैलीलियो, है ना, ये फेमस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। अब एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या होता है, देखो, जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, व्यक्ति के इमोशंस को एक्सप्रेस करे, है ना, डिस्ट्रोटेड, है ना, कि कोई परेशान है ना,
ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो वास्तविकता में है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है खुन्नस, मतलब खुन्नस की चीजें निकल रही हैं जो लॉजिकल नहीं है। वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की परेशानी, उसके अंदर की फीलिंग्स को बयां करने का प्रयास करती है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनर इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं डिस्टॉर्टेड, सिंबॉलिक और नॉन रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन के द्वारा। कुल मिला के एक्सप्रेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन। वो अलग बात है कि वेल सोफिस्टिकेटेड नहीं है और रेशनल नहीं है। ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है यूजीन ओ नील को, यूजीन ओ नील का एक फेमस प्ले है द हेयरी एप करके, है? कुछ इस प्रकार से इसके भी एग्जांपल हो सकते हैं। एक्सप्रेशनिस्ट एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अपने भावों को उतारने का प्रयास करता है, ड्रामेटिक फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में, नोवेल के फॉर्म में, है ना। जो भी अंदर चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका हेयर ये हो सकता है ना। मैं आपको पेरिफेरल लेवल पे ले जा रहा हूँ, ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ, उसको कोई तर्क नहीं है, 10 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर बैठूंगा अभी तो उसको करने के लिए। अब एक्सपेरिमेंटल अवंत गार्ड ड्रामा, अवंत गार्ड का फुल फॉर्म है एडवांसमेंट ऑफ, है ना। ये देख, एक्सपेरिमेंटल एडवांसमेंट गार्ड ड्रामा, ये जितने भी ट्रेडिशनल नियम कानून थे, लॉज थे कि ड्रामा ऐसा होना चाहिए, ड्रामा 5 एक्ट का होना चाहिए, है ना, ड्रामा तीनों अरिस्टोटल की बताई यूनिटी को फॉलो करना चाहिए, सारे नियम तोड़ दिए, ब्रेक थ्रू कर दिए सबसे, है ना। अब इसमें ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को तोड़ा कि ड्रामा 5 एक्ट का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, ड्रामा 1 एक्ट का भी होता है, ड्रामा 7 एक्ट के भी होते हैं कालिदास के जैसे, ड्रामा 6 6 7 7 एक्ट के जैसे हेयर ये कोई ले लो, जैसे इसमें रेंडम 5 एक्ट नहीं है। ऐसे ही यूजीन ओनील के तो कई प्लेस हैं जिनमें मतलब ऐसा है कि एक्ट घटते बढ़ते रहते हैं, कहीं 7 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, कहीं 3 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। और लेकिन जो पुराने समय के ड्रामा थे वो मोस्टली 5 एक्ट्स के हुआ करते थे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को फ्लक्चुएट कर दिया। अब इस समय पे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होने लग रहा है, पीछे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है पर्दे पे, समझ रहे हैं आप, है ना। इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, ऑडियंस का साथ में इंटरेक्शन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, चलते चलते बीच में कोई कैरेक्टर ऑडियंस से बात करने लगा, दैट हाउ आर यू फीलिंग, डू यू बिलीव अ कैरेक्टर कैन डू लाइक दिस, क्या आप विश्वास करते हैं कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है, कोई चरित्र ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार है ना। तो ये जो फॉर्म है इसको एक्सपेरिमेंटल ड्रामा कहा जा सकता है ना। कुछ और पॉपुलर फॉर्म है, जैसे ओपेरा होता है, इंडिया में तो ओपेरा है ही नहीं एक्चुअली, जर्मनी इटली ओपेरा के लिए फेमस है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जॉन गे करके ऑथर है, ठीक है। जॉन गे ने एक बेगर्स ओपेरा लिखा, फेमस एग्जांपल है ना, याद रखना भूलना मत, बहुत पूछा है कई एग्जाम्स में, पीजीटीज, टीजीटीज, इवन यूजीसी नेट का तो फेमस क्वेश्चन है। अब इसमें कहीं ना कहीं सेटराइज करता है प्राइम मिनिस्टर को उस समय के को, है ना। तो ओपेरा क्या होता है, होता तो ड्रामेटिक फॉर्म ही है लेकिन उसको म्यूजिकल फॉर्म दिया जाता है। उसमें कोई ऐसे गाता है हाय आएंगे नहीं आएंगे हीरो ऐसे, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो आपने देखा मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उसको ड्रामेटिक फॉर्म में। तो बेगर्स ओपेरा जॉन गे, याद रखना है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओपेरा एक ऐसा फॉर्म होता है जो मैंने आपको बताया म्यूजिकल होता है, जैसे 4 लोग खड़े हुए हैं, माइक पे खड़े हैं, वो साथ साथ में स्टोरी बयां कर रहे हैं मुंह से गा के, तो ये ओपेरा का फॉर्म है। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा ऐसा ड्रामा जो बहुत सेंटिमेंटल है, जो सेंटिमेंट्स को दिखाता है, जैसे हैरियट बीचर स्ट्रो का अंकल टॉम्स केबिन, ये एक वर्क है, ये कहीं ना कहीं मेलोड्रामा का बेस्ट एग्जांपल है। साथ में हेनरी मैकेंजी का मैन ऑफ फीलिंग, ये भी बेस्ट एग्जांपल है, ये कहीं ना कहीं सेंसेशनल एक्सेजरेटेड प्लॉट विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील, है ना। मतलब थ्रू आउट द वर्क कोई भी मेन कैरेक्टर होता ही रहता है, मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे निकाल दिया है। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर ड्रामास में देखे जाते हैं उनको सेंटिमेंटल या मेलोड्रामेटिक कैरेक्टर्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। म्यूजिकल थिएटर्स भी होते हैं जिनमें कई बार सॉन्ग कंबाइन होते हैं, डायलॉग्स कंबाइन होते हैं, डांस कंबाइन होते हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये तो जो जरूरी बातें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 1 एक्ट प्ले देख लेना, है ना, थॉमस मिडल्टन
क्षमा चाहूँगा, जॉन मिलिंगटन सिंज हैं, है ना? इनके द्वारा कई राइडर्स टू द सी एक बेस्ट एग्जांपल है, वन एक्ट प्ले है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एमपीपीएससी के में, तो ये वन एक्ट प्ले है। तो कुल मिला के जहाँ एडवांसमेंट गार्ड आया वहाँ से फॉर्म्स बदल गए, थीम्स बदल गई, लोगों की अप्रोच बदल गई। जहाँ लोग कॉमनली कॉमेडी, ट्रेजेडी से ये हिस्टोरिकल इन पे अपील कर रहे थे, अब वो डेली लाइफ पे प्रैक्टिकलिटी पे आ गए थे। जीवन में जो घटित हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें कई तरह की चीजें हुई, बदलाव हुए, स्ट्रक्चर बदले, वन एक्ट प्ले आया, वन एक्ट प्ले में जॉन विलिंगटन सिंज हुआ और भी कई ऑथर्स हैं, है ना, सीनो केसी वगैरह हुए। तो इन लोगों ने भी वन एक्ट प्ले लिखे, आयरिश प्ले राइट्स हैं, है ना। अब रेडियो, स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री ड्रामास ये भी हुए, जैसे बीबीसी ब्रॉडकास्ट करवाता था। जॉर्ज ऑरवेल हुआ, आपका मुल्क राज आनंद हुआ, ये इसी से एसोसिएटेड थे, है ना। बीबीसी ड्रामा करवाता था, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा हुआ, रेडियो ड्रामा हुआ, मतलब रेडियो पे ऑडियो सुनाई दे रहा है किसी को, है ना। एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस ड्रामा और होता है। ये स्ट्रीट परफॉर्मेंस ड्रामा ऐसा ड्रामा का प्रकार है जिसमें लोग ओपनली परफॉर्म कर रहे हैं, नो लाइट्स, नो कैमरा, नो एक्शन, नो एक्टर, नो डायरेक्टर, एक्टर तो होते हैं, और उसमें लोग कुछ इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं जैसे वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। जैसे कोई छोटे से इशू के ऊपर चार लोग लड़ गए, बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोग घेरा बना के उनको देख रहे हैं कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। वास्तविकता में वो ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता। अब जब वो ड्रामा खत्म हो जाएगा उनका, लोग उनको देख रहे होंगे, तब उनसे वो कहेंगे दिस वाज जस्ट अ ड्रामा एंड वी वर जस्ट गिविंग अ सोशल मैसेज। तो इस प्रकार के ड्रामा भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। इवन रियल वर्ल्ड में कई बार आपने यूट्यूब पे कई कई चीजें आपने देख रखी हो, आपने वीडियोस देखे होंगे जिनमें सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, है ना। जैसे कोई बीमार है, कोई हेल्प मांग रहा है, लोग हेल्प कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं, नहीं हेल्प कर रहे हैं, और फिर कोई हेल्प करके बताएगा तो एक सोशल मैसेज जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार हो सकता है। और यहाँ तक हमने जो है ड्रामा की बात कर ली है। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीस हुए, टीजीटीस हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।